आहान के होठों पर अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों की गहराई में देखते हुए सनाया ने कहा, वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी ने अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं। सनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से सुनते ही आहान ने सनाया को हाँ में जवाब दे दिया। इतने प्यार से अगर सनाया आहान से कुछ कहती तो आहान चाह कर भी अपनी प्यारी सी बीवी को मना नहीं कर पाता। ये बात तो फिर भी आहान को बहुत खुशी दे रही थी। आहान ने तुरंत सनाया से कहा, क्यों नहीं सनाया, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं। आहान का जवाब सुनते ही सनाया कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर में सनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। सनाया ने फिर आहान से एक्साइटेड होकर कहा, क्यों ना मैं तुम्हें अब से हबी कहकर बुलाऊं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। सनाया के सवाल को सुनते ही आहान ब्लश करने लगा और उसने नज़रें झुकाकर जवाब में सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। सनाया ने जब देखा कि आहान इस बात से शर्मा रहा है तो वो आहान को छेड़ने लगी। सनाया ने आहान को चिढ़ाते का मन बना लिया था। हबी, क्या तुम सुबह सुबह उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो। हबी, क्या मैं कल रात तुम्हारे सपनों में आई थी, बोलो ना हबी। सनाया ने आहान के सामने किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर कहा। आहान ने देखा कि सनाया के चेहरे पर इस वक्त मासूमियत झलक रही थी। सनाया तो अनजाने में ही पाउट करते हुए बात कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत हैरानी हुई। आहान ने अपनी बीवी का ये रूप पहली बार देखा था। आहान को फिर एक ख्याल आया और उसने सनाया की कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया और एकदम से सनाया आहान के सीने से लग गई। आहान ने दूसरे हाथ से सनाया के कान के पास की जुल्फों को हटाया और धीमी आवाज़ में सनाया से कहा, सनाया, आपको कुछ नर्सेस को जेलस करने के लिए मुझे बहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इस कोशिश में अगर मैं बहल गया तो सनाया की जगह आपका हबी आपको बेबी कर कर भी बुलाना शुरू कर सकता है। जैसे ही सनाया ने आहान का ये कही ये बात सुनी, उसकी धड़कन रुक सी गई। ये लड़का इतना स्मार्ट कैसे हो सकता था, जिसे सब कुछ बिना कहे ही समझ आ रहा था। सनाया को इस पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो अपसेट माइंड होकर आहान से नजरें झुराने लगी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखते हुए आहान स्माइल करने लगा और कहा, वैसे नो स्ट्रेस, सुनने में इस हबी अच्छा लगता है और दादी जी की बात को तो हमेशा ही मानना चाहिए। आप आज से मुझे हबी कहकर ही पुकारिए। आहान के इस फ्लर्टी अंदाज से हमेशा ही सनाया की बोलती बंद हो जाती थी। उसने बिना कुछ कही चुपचाप अपने हबी की बात पर हामी भर दी और मुस्कुराने लगी। आहान ने फिर सनाया के माथे पर हल्के से अपने होठ टिकाते हुए कहा, अब अगर अपने हबी पर हक जमाना हो गया हो तो क्या हम अंदर चलकर ब्रेकफास्ट करें, मुझे जोरों की भूख लग रही है। आहान के सवाल को सुनने के बाद सनाया ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा और आहान को अपने साथ रूम के अंदर ले गई। ये सब होते हुए देखकर उन नर्सेस के चेहरे भी गुलाबी हो रहे थे। कहाँ सनाया को लग रहा था कि वो लड़कियां उससे उसके हबी को छीनना चाहती थी। लोग तो आहान और सनाया के कपल के फ़ैन हो रहे थे और नर्सेस ने जब ये लाइव रोमांटिक सीन देखा तो एक पल के लिए वो दोनों नर्सेस सनाया और आहान के किस के वीडियो को भी भूल गई थी। जहाँ एक तरफ आहान और सनाया उनके सामने उनके पास कुछ ना होते हुए भी इतने खुश थे, पास में 50 करोड़ होने के बाद भी मिसेज यामिनी गिल की हालत बिगड़ रही थी। सीमा बुआ जी ने उनसे एक्साइटेड होते हुए कहा, यामिनी भाभी, मुझे तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। एक तो हमें 50 करोड़ मिल गए, जल्दी ही सनाया और रोहन कोहली की शादी हो जाएगी और तो और वो आहान नाम का कांटा भी हमारे रास्ते से खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कल रात जो डेट का लाइव स्ट्रीमिंग बीच में ही बंद हुआ था, उसके बाद सीमा बुआ जी को अंदर से ऐसा लग रहा था कि ज़रूर रोहन कोहली ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आहान की जान ले ली होगी। इसलिए सीमा बुआ जी और रतन को अलग की तरह की खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन मिसिज यामिनी गिल के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें आहान के जिंदा होने से या मर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही थी। उस दिन के फ़ोन कॉल के बाद अब तक उन्होंने सनाया से ना कोई बात की थी और ना ही उन्हें अपनी प्यारी बेटी की कोई खबर मिली थी। कल रात के लाइव स्ट्रीमिंग में भी सनाया कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी, इसलिए मिसेज यामिनी गिल का चेहरा उतरा हुआ था। तभी उनके घर की डोरबेल बजी।
ना जाने क्यों मिसेस यामिनी गिल को लगा कि जरूर सनाई आई होगी, इसलिए वो जल्दबाजी में दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। मगर जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि दरवाजे पर सनाया नहीं, रोहन कोहली खड़ा था, वो तो दंग रह गई। रोहन, मेरा मतलब दामाद जी, आप यहाँ? मिसेस यामिनी गिल ने सवाल करते हुए कहा। अपनी भाभी की कही ये बात सुनते ही सीमा बुआ जी भी अंदर से दौड़ी चली आई। रोहन कोहली कुछ कहने ही वाला था कि सीमा बुआ जी ने कहा, अरे भाभी, आप भी ना, दरवाजे पर ही अपने दामाद से सवाल जवाब कौन करता है? दामाद जी को अंदर तो आने दीजिए। दामाद जी आइए अंदर, आकर हम सबके साथ नाश्ता कीजिए। अपने आखिरी शब्द कहते हुए सीमा बुआ जी ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुलाया। मिस यामिनी गिल भी दरवाज़ा बंद करके उनके पीछे पीछे चली आई। रोहन ने फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, मेरा एक ज़रूरी काम है, मैं उसी वजह से सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। रोहन कोहली की आवाज़ में एक तरह का गुस्सा झलक रहा था। जाहिर सी बात ही, अगर इन दोनों औरतों की बातों में आकर उसने उस स्वयंवर में हिस्सा ना लिया होता तो शायद उसके साथ कल रात जो कुछ भी हुआ था वो ना होता। सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल ने सवालिया ढंग से एक दूसरे की तरफ देखा। सीमा बुआ जी ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब तो आपको इस घर में खाना खाने की ही रहना है, आप अब हमारे परिवार के दामाद जो हो। वैसे आप कह रहे थे कि किसी काम से आना हुआ है, क्या बात है? रोहन कोहली के साथ कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके चाचू कार्तिक कोहली ने उसे सुबह जाकर सबसे पहले अपने पैसे वापस लाने का कहा था। अब ऐसा भी नहीं है था कि 50 करोड़ के लिए रोहन यहाँ आता, लेकिन कोहली परिवार के इस कदम से साबित होने वाला था कि उन्हें मिस सनाया गिल से रिश्ता करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मकसद साफ था, कोहली खानदान आहान को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से रोहन यहाँ आज आया था। मुझे मेरा लिमिटेड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। साफ साफ कहूँ तो मैं यहाँ मेरे 50 करोड़ रुपए वापस लेने आया हूँ। रोहन की कही ये बात सुनने के बाद दोनों मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी दंग रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं की थी। एकदम से मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी ने साथ में कहा, क्या? मगर क्यों? रोहन अब हमारी सारी तमीज़ तो भूल चुका था। उसने सीधा जवाब देते हुए कहा, क्या क्यों? ये सारे सवाल आप अपनी बेटी से पूछिएगा, मैं आप दोनों में से किसी को भी जवाब देना नहीं हूँ। जो बेहतर होगा कि मेरा और अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। रोहन की ऐसी रूड बातों को सुनने के बाद सीमा बुआ जी को टेंशन होने लगा। उनके पास का सारा पैसा कहीं भी खर्च किए बिना ही ख़त्म होने वाला था। ये सोच सोचकर ही सीमा बुआ जी को चक्कर आ रहे थे, लेकिन मिसेस यामिनी गिल उन्हें पैसों के जाने का कोई गम नहीं था। जो बात उन्हें अंदर से खा रही थी वो ये थी कि उनकी बेटी का सनाया का रिश्ता 2 दिन में ही टूट गया था। कोहली परिवार जैसा इतना अच्छा और परफेक्ट ससुराल उन्हें सनाया के लिए दुनिया घूमने के बाद भी नहीं मिलता। एक ही पल में मिसेस यामिनी गिल की आंखें नम हो गई थी। तभी सीमा बुआ जी ने हैपर होते हुए रोहन से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या कल रात आप और सनाया ने एक साथ नहीं बिताई? अब हमारी बेटी का फ़ायदा उठाने के बाद आप उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं, या फिर ये सब इस वजह से हो रहा है कि कल रात उस लाइव स्ट्रीमिंग में आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई, और अब जब लोग आपको लड़की खरीदने के लिए बदनाम कर रहे हैं तो आप अपना नाम साफ करना चाहते हैं। लानत है, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इस हद तक पहुंच जाएंगे। रोहन, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपनी ननद की ऐसी बात सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। सीमा बुआ जी अपनी ही भतीजे के बारे में ये सब कैसे कह सकती थी? अगर ऐसी बातें बाहर फैल जाती तो सनाया की कितनी बेइज्जती होती। मिसेस यामिनी गिल को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें चुपचाप रहकर ये तमाशा देखना चाहिए या फिर गुस्सा करके ही अपनी ननद का मुंह बंद कर दवाना चाहिए। सीमा बुआ जी का मकसद साफ था। वो क्या कह रही थी, इस बात का मतलब क्या है, किसी को वो सब सुनकर कैसा लगेगा, ये सब सीमा बुआ जी कभी नहीं सोचती थी। जब तक उनकी बातों से रोहन कोहली सनाया के साथ शादी करने के लिए नहीं मान जाता, सीमा बुआ जी की किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। जब रोहन ने सीमा बुआ जी की कही ये बात सुनी, वो कंफ्यूज्ड हो गया। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे सीमा बुआ जी की बात पर गुस्सा होकर उनसे झगड़ना चाहिए या फिर अपनी
बदकिस्मती पर ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए। रोहन ने अपने सर को हाथ लिया। अपने मन ही मन में बोला, अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। मैंने सनाया का फ़ायदा उठाया है। ओह, फ़ायदा तो इस गिल खानदान ने मेरा उठाया है। इन्हें खुद अपने दामाद की सच्चाई नहीं पता। जिस आहान को ये सब किसी नौकर की तरह रखते थे, वो इन सबको खरीदने की औकात रखता है। अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं ये सब बदल देता, लेकिन अब मैं किसी लाचार कुत्ते से कम नहीं हूँ। रूपल गई, सनाया गई, फैमिली और शहर में कमाई हुई, इज्जत गई, और ये सब होने के बाद मैं इस बेवकूफ़ औरतों से बातें कर रहा हूँ जो एक अलग ही दुनिया में जी रही हैं। व्हाट द हेल। हे भगवान, मेरे साथ कम से कम इतना बुरा तो ना किया होता। आप मुझसे नाराज़ थे तो मेरी जान ही ले लेते। कम से कम मैं इस जिल्लत से तो बच जाता। अपने आप से ही बात करने के बाद रोहन ने एक गहरी सांस ली और मिसिज यामिनी और सीमा बुआजी से कहा, देखिए मिसेस गिल, आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकती हैं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटा दीजिए। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा लिमिटेशन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आ गई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। यह देखने के बाद सीमा बुआजी को अपनी भाभी की दिमागी आपा खोए हुए मरीज की तरह लग रही थी। लेकिन जब सीमा बस जी कर ही क्या कर सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआजी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? अब रोहन कोहली क्या जवाब देगा? क्या वो आहान की असलियत के बारे में मिसेज यामिनी गिल और सीमा बुआजी को बता देगा? सनाया और आहान का रिश्ता अब कितना मजबूत होने वाला है। रोहन कोहली ने मन ही मन में कहा, अब मैं क्या कहूँ। ये तो आहान रायजादा का ही कोई प्लान होगा कि इतने सालों से उसके साथ रहने के बाद भी इस बेवकूफ़ और बदतमीज़ गिल खानदान को उसकी असली पहचान का पता नहीं चला। मैं पहले ही बड़ी मुसीबत से बाहर आया हूँ। वो तो आहान का बड़प्पन है कि उसने मुझे इतने बड़े स्कैंडल के लिए ब्लेम नहीं किया। मैं ना ही अब आहान रायजादा से और ना ही इस गिल परिवार से कोई कनेक्शन रखना चाहता हूँ। तो बेहतर है कि इन सब के किसी मामले में ना पड़ूं। रोहन कोहली ने अपना इरादा पक्का कर लिया और इस तरह रिएक्ट करते हुए बोला मानो उसके कुछ पता ही नहीं था। देखिए मिसेस यामिनी गिल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में मुझे ना ही पूछे। ये आपके घर का मामला है। मेरा काम हो गया है तो मैं निकल रहा हूँ। लेकिन हाँ, आहान और सनाया साथ में ही है और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। अपनी ये बात कहने के बाद रोहन कोहली ने किसी भी जवाब का कोई इंतज़ार नहीं किया और वहाँ से चला गया। रोहन कोहली के जाने के बाद मिसेज यामिनी गिल और सीमा बुआजी अपने सर पकड़कर बैठ गए। दोनों को अलग अलग बातें परेशान कर रही थी, लेकिन टेंशन एक जैसा ही था। मिसेज यामिनी गिल के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन बाद में मिसेज यामिनी गिल को याद आ गया कि उनके साथ जो कुछ ही हो रहा था उस सबकी गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ सीमा बुआजी ही थी। और जितनी चालाक वो थी, उसके बाद से ये बात तो साफ थी कि अब जो कुछ भी ठीक किया जा सकता है या सिर्फ सीमा बुआजी के करामात से ही हो सकता था। इसी उम्मीद से मिसेज यामिनी गिल ने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया। एक तो सनाया मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही, ऊपर से अब रोहन कोहली भी पैसे लेकर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? मिसेज यामिनी गिल को अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने आज पहली बार बिना कुछ सोचे समझे सीमा बुआजी की मदद लेने का फैसला ले लिया था। लेकिन इस वक्त सीमा बुआजी के दिमाग में कुछ अलग ही तरह के कैलकुलेशन चल रहे थे। सीमा बुआजी ने हालत को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप से ही कहा, यही सही मौका है। मुझे और रतन को इस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है, वरना रोहन कोहली उन लोगों में से नहीं है जो कि अपने पैसे वापस मांगने के लिए यहाँ आ जाए। कल रात को लाइव स्ट्रीमिंग बंद हुआ था, उसके बाद कुछ तो हुआ है, और अगर कुछ नहीं भी हुआ होगा तो भी कल रात ये बात तो पूरे शहर के सामने आ ही गई है कि मैंने और भाभी ने मिलकर अपने ही घर की बेटी को कुछ पैसों के लिए बेच दिया। अगर इस बात का पता पापा जी को लग गया तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी जान ही ले लेंगे। एक बार के लिए मैं उनकी बातें मान भी जाऊं, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पहले किए हुए कांड की भी तरह बाहर आना आ जाए।
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आज ही मुझे रतन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा और जितने पैसे मेरे पास है उसमें से, और रतन कुछ के लिए अंडरग्राउंड भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। मिसेज यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआ जी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। बस इसीलिए उन्होंने अपनी ननद के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। एकदम से सीमा बुआ जी अपने सेशन में लौट आई। उन्होंने फिर मिसेज यामिनी गिल से कहा, भाभी देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको भी हार मान लेनी चाहिए। आहन जैसा भी है आपकी इज्जत करता है, आपकी बात भी मानता है। एक काम करिए, आप आहन को अपना लीजिए। कम से कम आपको आहन की वजह से अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआ जी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। मिसेज यामिनी गिल ने यह बात नोटिस की कि उनकी ननद की हमेशा की राय में और आज कही हुई इस बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब तक सीमा बुआ जी ने आहन से बेतहाशा नफरत की थी, मगर आज वो आहन को अपनाने का सजेशन दे रही थी। इस बात को हजम करना मिसेज यामिनी गिल के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर सीमा बुआ जी के पीछे पीछे जानना शुरू किया और बोली, सीमा दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप भूल गई कि इतना ये रायता हमने सिर्फ आहन को अपनी और सनाया की ज़िंदगी से निकालने के लिए फैलाया था, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे घर में वापस बुला लूं? इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी अपना और अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी। उन्होंने अपना काम जारी रखते हुए मिसेज यामिनी गिल से कहा, भाभी, अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई से भागना बंद कर दें, और सच्चाई ये है कि हमारी सनाया को आहन से प्यार हो गया है। क्या कल आपने नहीं देखा किस तरह सनाया ने जमाने की परवाह किए बिना आहन को चूम लिया था? हम जो कुछ भी कर रहे थे सिर्फ सनाया की खुशी के लिए ही तो कर रहे थे। अगर सनाया उस आहन के साथ खुश है तो हमें भी बच्चों की खुशी में ही खुश हो जाना चाहिए। सीमा बुआ जी की इस बात को सुनने के बाद तो मिसेज यामिनी गिल का सर चकराने लगा था। वो आहन के सामने घुटने टिकाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। एकदम से मिसेज यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआ जी हाथ में अपनी सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकल रही थी। इस पॉइंट पर मिसेज यामिनी गिल कंफ्यूज हो गई और उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप कहाँ जा रही हैं, और वो भी सामान लेकर? क्या आप? मिसेज यामिनी गिल ने अपनी बात को बीच में ही रोक दिया। क्या सच में ये भला खुद ब खुद उनके घर से जा रही थी? मिसेज यामिनी गिल ने कभी भी इस दिन को देखने की उम्मीद नहीं की थी। सीमा बुआ जी ने मन ही मन में कहा, ये भाभी बेवकूफ़ है। ये जानने के बाद भी कि रोहन कोहली जैसे पावरफुल इंसान ने आहन के सामने हार मान ली है, भाभी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। या तो वो आहन को कोई बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, या फिर जैसा कि माँ कहा करती थी, प्यार में बहुत ताकत होती है, कि पैसों के सामने भी नहीं झुक रहा। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे पापा को आहन हो या कोहली खानदान, मेरा यहाँ से निकलना ही मेरी जान बचाएगा। सीमा बुआ जी चालाक लोगों को ही भी उल्लू बनाने का वाले लोगों में से थी, इसलिए उन्होंने सिंपैथी कार्ड प्ले करना का मन बना लिया और मिसेज यामिनी गिल के पास आकर उनसे बोली, भाभी, मैं अब आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, और कुछ ही दिनों में आहन और सनाया भी घर वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं और रतन निकलते हैं, फिर कभी जल्दी ही मिलेंगे, आप ख्याल रखिए। और ये कहने के बाद सीमा बुआ जी अपना सामान लेकर घर से बाहर चली गई। रतन वैसे भी बाहर ही था, इसलिए उन्होंने मिसेज यामिनी गिल का जवाब सुनने तक का इंतजार भी नहीं किया और भाग गई। सीमा बुआ जी को जाते हुए देख के मिसेज यामिनी गिल हैरान सी खड़ी रह गई। क्या सीमा दीदी को कोई सादगी दौरा पड़ा है? ऐसे जल्दी जल्दी में उन्हें निकल गई जैसे कोई यहाँ उनकी जान लेने आया था। जाने तो छोड़ो, मेरी मुसीबत तो टली, मिसेज यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और फिर से सनाया को कॉल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ रात होने आई थी। पूरा दिन आहन और सनाया अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। शाम को रूपल के पास हॉस्पिटल में आने के बाद सनाया ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रूपल को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी हुई थी तो उसे घर ले जाया जा सकता है। इसलिए आहन और सनाया ने मिलकर रूपल के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा किया और उसे घर ले आए। वैसे आज आहन को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि रूपल उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कि वो आहन को अपना दोस्त मान रही थी। यहाँ तक कि अगर आहन की
7 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ से भी अच्छा खाना बनाता था, तो भी रूपल उसमें कोई ना कोई खोट तो निकाल ही देती थी। मगर आज तो हद ही हो गई। रूपल ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में आहान के खाने की तारीफ भी कर दी और डिनर के बाद आहान से थैंक यू भी कहा। जब सनाया रूपल को ऊपर रूम में पहुंचाने गई, आहान ने अपने आप से एक बात करते हुए कहा, क्या मुझे इस बार किसी अच्छे डॉक्टर के लिए मिलना चाहिए? मुझे लगता है मैं कि रूपल अभी भी ठीक नहीं है। वैसे मैं सनाया से इस बारे में भी बात नहीं कर सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि इस रजत चौधरी की वजह से रूपल को या तो सर पर कोई गहरी चोट आई है या फिर किसी वजह से ट्रमा हो गया है। ये लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से कब से पेश आने लगी भला? आहान को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि अब रूपल ने भी आहान के फ़ैन क्लब में हिस्सा ले लिया था और उसे सनाया के लिए परफेक्ट मानने लगी थी। जब आहान अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, सनाया अपना ब्लैक कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आए। उसने देखा कि आहान परेशान लग रहा था, तो सनाया अपने हबी के पास जाकर सनाया बैठ गई और बोली, हबी क्या बात है, टेंस्ड लग रहे हो? सनाया की बात सुनते ही आहान ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आप आप सोने के बजाय यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? आज क्या आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत है? आहान का सवाल सुनकर सनाया नर्वस होने लगी। उसने ब्लश करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, आहान मेरा मतलब है हबी, वो क्या बात है ना, वो तुम्हें तो पता ही है कि रूपल को कितनी बुरी तरह से चोट लगी है। सनाया ये कहकर बीच में ही रुक जाती है। आहान ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ क्या रूपल को ठीक नहीं लगता है? क्या हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए? आहान को परेशान होते देखकर सनाया ने कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से रूपल की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। मैंने उससे कहा कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या क्या मैं ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिराकर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरह इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअली अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपनी बात कहने के बाद आहान ने मन ही मन में कहा, ये सनाया बिना इन्हें मेरे साथ फ्रैंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूँ। आहान को खामोश होते हुए देख के सनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू कर दिया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी, जो भी वक्त जिद करना शुरू करने वाला था। इसलिए आहान ने वक्त गवाए बिना अपनी वाइफ से पूछा, क्या बात है सनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या कुछ हुआ है? सनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़कर उससे कहा, हबी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? सनाया आहान से क्या मांगने वाली थी? क्या आहान अपनी बीवी की सारी विशेष पूरी कर पाएगा या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट आएगा? आहान को वो आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, क्या क्या ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरह इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअली अंदाज में कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपनी बात कहने के बाद आहान ने मन ही मन में कहा, ये सनाया बिना इन्हें मेरे साथ फ्रैंकली बात करने में इतनी शर्म क्यों आती है? मैं तो इन्हीं का हूँ। आहान को खामोश होते हुए देखकर सनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी, जो किसी भी वक्त जिद करना शुरू कर देने वाला था। इसलिए आहान ने वक्त गवाए बिना पूछा, क्या बात है सनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? सनाया को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने अगले ही पल आहान का हाथ पकड़ उससे कहा, हबी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मना तो नहीं करोगे ना? सनाया ने इस तरह कहा था कि आहान चाह कर भी मना नहीं कर पाता, और वैसे भी आहान ने अपने आप से बहुत पहले ही एक वादा कर लिया था कि उसे सनाया को हमेशा ही खुश रखना था। इसलिए आहान ने अपनी बीवी से एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहिए सनाया, क्या बात है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी विश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आहान समझ नहीं पा रहा था कि सनाया किस डायरेक्शन में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही पैटर्न के साथ अपनी वाइफ की बात सुनना जारी रखा।
सनाया अभी भी अपनी बातें घुमा फिरा कर कह रही थी। हबी, वो मैं कहीं जाना चाहती हूँ। मैं मनाली जाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक। सनाया ने जब तक अपनी बात पूरी की उसकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मक्खी गुनगुना रही थी। लेकिन आहान ने अपनी बीवी की बात समझ गया। उसने फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ सनाया से कहा, सनाया, अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कब जाना मैं ये बता दीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर दूंगा। आहान ने बहुत ही आसानी से हामी भर दी। लेकिन सनाया खुश नहीं लग रही थी। उसने आहान से पूछा, हबी, क्या तुम्हें मुझसे सवाल नहीं करने चाहिए कि मैं क्यों जा रही हूँ? क्या वजह है? सनाया को समझ ही नहीं आ रहा था जिस वजह से पॉजिटिव हस्बैंड टीवी सीरियल्स और फिल्मों में दिखाते हैं उनके अंदर ही एक भी क्वालिटी आहान में नहीं थी। इस पॉइंट पर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने सनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, सनाया को क्या हो गया है? पहले जब मैं सवाल करता तो इन्हें दिक्कत थी, इन्हें लगता था कि मैं बॉस ही हूँ, लेकिन आज सनाया खुद चाहती है कि मैं उनसे सवाल पूछूं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब सनाया चाहती थी कि आहान उससे सवाल जवाब करे तो आहान ने उससे पूछा, सनाया आप कहाँ जा रही हैं? आपको मनाली क्यों जाना है? जैसे ही सनाया ने आहान की कही ये बात सुनी वो एक्साइटेड लगने लगी। सनाया ने अपनी चमकती आंखों से आहान की तरफ देखा और बोली, हबी, वो अगले हफ्ते मनाली में मेरा स्कूल रेन्यूम है। मेरे सारे पुराने दोस्त क्लासमेटर वहाँ होंगे, इसीलिए मैं और रूपल साथ में मनाली जा रहे हैं। आहान को ये जानकर अच्छा हुआ लगा। फाइनली सनाया को फैमिली मैटर और काम से थोड़ी फुर्सत मिल रही थी और दोस्तों से मिलने के बहाने सनाया को रिलैक्स करने का मौका मिलने वाला था। इस बात से आहान को राहत मिल रही थी। उसने सनाया से कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आपको ज़रूर जाना चाहिए और जाकर बहुत मज़े भी करने चाहिए। आहान की बात सुनने के बाद एक बार फिर से सनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इस बार आहान ने खुद ही पूछा, सनाया, अब क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आहान की बात सुनने के बाद सनाया ने तुरंत उससे कहा, हबी, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि बेबी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे साथ मनाली आओ। तुम हो कि मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो? सनाया की ये बात आहान को पूरी तरह से हैरान कर चुकी थी। आहान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सनाया कभी खुद उससे आने को कहेगी। आहान ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा, सनाया, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके साथ आपके स्कूल रेन्यून पर आऊँ? सनाया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। आहान को आज एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। आहान ने भी एक्साइटेड होकर सनाया से कहा, ठीक है, फिर मैं कल ही अगले हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। आखिरकार सनाया का मकसद पूरा हो गया। वो अपने सारे दोस्तों के सामने आहान के साथ शो ऑफ करना चाहती थी। आहान जितना हैंडसम लड़का हो तो शायद पूरे शिमला में होता, इसलिए सनाया ने फैसला कर लिया था कि इस बार वो आहान के साथ ही मनाली जाएगी। और इतना ही नहीं, वो आहान के साथ मनाली घूमना भी चाहती थी। आहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि अब सनाया को आहान की शर्म नहीं आती थी। उल्टा वो तो अपने दोस्तों से उसे मिलवाना चाहती थी। मतलब सनाया ने पूरे दिल से आहान को अपना हस्बैंड मान लिया था। आहान ने फिर सनाया से इंटरेस्ट होकर कहा, बेबी, क्या मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ? क्या आप मेरी विश पूरी कर सकती हैं? इस पॉइंट पर सनाया को अलग सा महसूस हो रहा था। सनाया ने तो एक इस बात की खुशी भी कि आहान ने उसे दूसरी बार बेबी कहकर बुलाया था। उस वर्ड को सुनते ही सनाया को ब्यूटीफुलाइज महसूस होने लगी। और दूसरी बात तो ये भी थी कि आहान उससे कुछ मांग रहा था। सनाया ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और बोली, कहो हबी, क्या बात है? आहान ने सनाया के हाथ पकड़ लिए और कहा, बेबी, मैं चाहता हूँ कि आगे से आप मुझसे अपने दिल की बात कहने से हिचकिचाना बंद कर दे। आप जो चाहे मुझे कह सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने आप अपनी सारी परेशानियाँ, खुशियाँ, डायबिटी, इनकरेक्टरी सब कुछ बिना डरे कहे। सो अब ये नो सीक्रेट, ओके? आहान की बात सुनकर सनाया का दिल पिघलने लगा। उसने आहान की आंखों में झांक कर देखा और उसे सीरियस कहते हुए बोली, ओके बेबी, प्रॉमिस, आज अब से नो सीक्रेट, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये कहने के बाद दोनों आहान और सनाया एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। एकदम से सनाया को कुछ याद आया और उसने हबी के
हैंडसम चेहरे को निहारते हुए मन ही मन में कहा, क्या मुझे अभी ही अपनी फीलिंग के बारे में बता देना चाहिए? वैसे भी मैंने अभी अभी तो उनसे प्रॉमिस लिया है। हाँ, कह देती हूँ। इतना सब होने के बाद अब मुझसे ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए। मैं आज अपने हब्बी से वो 3 मैजिकल शब्द कह दूंगी। सनाया ने अब अपना मन बना लिया था। वो आहन से कंफ्यूज करने वाली थी। सनाया ने आहन से कहा, हबी मुझे तुमसे कुछ कहना है। आहन सनाया की तरफ इस तरह देखने लगा कि वो अपनी बीवी की बात सुनने का इंतजार कर रहा था। सनाया ने फिर मुस्कुराते हुए अपना मुंह तो खोला, मगर आहन और सनाया ने अलग ही 3 शब्द सुने, और वो 3 शब्द प्यार के इजहार के तो नहीं। उन्होंने सुना था, अबे दरवाज़ा खोल। इस डिस्टर्बेंस से आहन और सनाया दंग रह गए। रात के समय कोई रूपल के घर पर दरवाजे पर इस तरह ही बातें करके कैसे चिल्ला सकता है? आहन ने सनाया से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। सनाया ने डरते हुए बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। आहन ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। आहन ने पैनी नज़रों से उनकी तरफ देखा और उन सबसे सवाल करते हुए कहा, तुम सब कौन हो और इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आहन ने बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था, मगर किसे पता था कि उन गुंडों को आहन से क्या प्रॉब्लम थी। बजाय इसके कि वो सारे गुंडे आहन के सवाल का जवाब देते, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी होकी स्त्री की तरह इशारा करते हुए आहन से कहा, चल बे निकल, हम लोगों को तेरे से कोई बात नहीं करनी है। जाकर रूपल गुप्ता को बुला कर ला, हम सबको उससे ही ये काम है। आहन ने जैसे ही रूपल का नाम सुना, उसके दिमाग में लॉजिक का कैलकुलेशन शुरू हो गया। वो बहुत स्मार्ट था। आहन ने अपने सामने खड़े गुंडों की तरफ ध्यान से देखा और उनके हुलियों को एनालाइज करते हुए मन ही मन में कहा, इन सबको देखकर ये पता करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये सब इतनी देर रात यहाँ रूपल को किडनैप करने आए हैं। ज़रूर रूपल की कोई कमज़ोरी होगी, वरना कोई भी गुंडा इस तरह घर पर आकर उसे बाकायदा साथ में नहीं ले जाता। जितना मुझे पता है, या तो इन गुंडों को रोहन कोहली ने भेजा होगा, या फिर उस आदमी ने जिसने कल रात रूपल के साथ ज़बरदस्ती की थी। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि कल रात कार्तिक कोहली ने रोहन को मेरी असलियत के बारे में बता दिया था होगा। तो ये जानने के बाद भी कि मैं और सनाया रूपल के घर पर रह रहे हैं, रोहन ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मतलब ये आदमी, जब आहन इस ही सब के बारे में सोच रहा था, सामने खड़े गुंडे में से एक ने आहन से गुस्से भरे अंदाज में कहा, क्यों बे, तेरी नींद अब तक उड़ी नहीं क्या? या फिर हम लोगों को देखकर तेरे को सांप सूंघ गया है? चल चल जल्दी से जाकर उस रूपल को बुला कर ला, वरना हम लोगों को तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही आहन उस गुंडे की बात कही, ये बात सुनने के बाद आहन के चेहरे पर का रंग उतर गया। आहन ने नॉर्मली फेस आते हुए उन गुंडों से पूछा, तुम सब कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? आहन का सवाल सुनकर वो गुंडे इरिटेट हो गए। आहन के सामने इस वक्त 4 गुंडे खड़े थे और वो इस पॉइंट को पर चिढ़ रहे कर एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। उन सब ने गुस्से भरी निगाहों से आहन की तरफ देखा और उन सब में से एक ने आगे आकर कहा, आहन का कॉलर पकड़ लिया। उस गुंडे ने अग्रेसिव होते हुए आहन से कहा, तू ज़्यादा मत क्यों कर रहा है? जितना बोला उतना कर। ना तो लेकिन नहीं, तेरे को ओपन लोग के दिमाग का दही करने का था। रुक, तेरे को अभी मजा चखाते हैं। कुछ देर पहले जब आहन दरवाजे पर गया, सनाया भी जल्दी से अपने कमरे में गई और एक लंबा सा जैकेट पहनने लगी थी। जब रूपल ने देखा कि सनाया कपड़े बदल रही थी, तो उसने सनाया से पूछा, सनाया इतनी रात कहाँ जा रही हो? कुछ हुआ है? सनाया पहले ही परेशान थी, जिस तरह की आवाज़ आई थी उसके बाद तो वो आहन के लिए डर गई थी। रूपल का सवाल सुनकर सनाया ने रूपल से जल्दबाजी में कहा, रूपल, वो मुझे लगा है कि नीचे कुछ गुंडे आए हुए हैं, मैं जाकर देखती हूँ, कहीं वो सब मिलकर आहन को कुछ न कर दे। अपनी बात कहने के बाद सनाया जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। रूपल भी डर गई। उसने अपने आप से ही कहा, अगर मेरे घर पर गुंडे आए हुए हैं तो ये सब कुछ ज़रूर उस रजत चौधरी का किया धरा होगा। ओहो हो, कहीं मेरी वजह से आहन को और सनाया को कुछ हो तो ना जाए। ये सोचने के बाद रूपल जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और नीचे जाने लगी। वो जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, रूपल ने सनाया के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सनाया ने चीखते हुए कहा, आहन। जैसे रूपल ने ये आवाज़ सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची।
उसके बाद रूपल ने जो देखा उसे देखकर रूपल और सनाया के होश उड़ गए थे। ऐसा क्या हुआ था? ये गुंडे कौन थे? क्या आहान को कोई चोट लग गई थी?